आपकी आवाज में आज बात करेंगे कर्ज की। कर्ज लेना एक सामान्य प्रक्रिया है और हर साल हर सरकार कर्ज लेती है, लेकिन सवाल यह कि इस कर्ज का बोझ किस पर आता है? तो जवाब जान लीजिए, आप पर, क्योंकि सरकार के पास आय के साधन बहुत कम होते हैं, इसलिए सीधा बोझ आप पर पड़ता है। बीजेपी की सरकार 41,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई थी, जो रमन सरकार जा चुकी है। वहीं भूपेश सरकार ने जो कर्ज अभी तक लिया, उससे आंकड़ा 80,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज पर सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि कर्ज से चलेगी सरकार। सवाल पूछेंगे, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कर्ज पर सियासत हो रही है। जैसे ही सरकार ने ऐलान किया कि धान खरीदी के लिए करीब 20,000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा, वैसे ही इस पर सवाल पूछा जाने लगा। बीजेपी ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। सरकार के पास न तो कोई सोच है, न कोई विजन है, न ही कोई कार्य योजना है, और इसीलिए आज छत्तीसगढ़ जो है वो कर्जे पे कर्जा में डूबता हुआ चला जा रहा है। आखिर ये कर्जे का भार सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ने वाला है। बीजेपी के आरोपों का मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने जवाब दिया और पूर्व की रमन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार काम के लिए कर्ज ले रही है, कमीशन खोरी के लिए नहीं। हम लोग कर्जा जो ले रहे हैं वो किसानों के धान खरीदी के लिए ले रहे हैं। हम लोग कोई मोबाइल बांटने के लिए नहीं ले रहे हैं। हम लोग कोई बड़े बड़े अट्टालिका बनाने के लिए नहीं ले रहे हैं। हम लोग कोई भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं ले रहे हैं, कोई कमीशन खोरी करने के लिए नहीं ले रहे हैं। हमने किसानों से जो वादा किया है, किसानों की धान खरीदी हो, उसके लिए हम कर्जा ले रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने छत्तीसगढ़ सरकार और मार्कफेड को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। ये कर्ज विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से लिया जाएगा। नए कर्ज के साथ ही सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़कर करीब 80,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, जिसमें से पिछली सरकार का 41,000 करोड़ रुपए था। तो सवाल ये कि सरकार कोई भी हो, कर्ज का बोझ तो प्रदेश की जनता पर ही पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश वर्लियानी जुड़ चुके हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और श्री चंद सुंदरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी पूर्व में विधायक रहे हैं और अभी जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का आपकी आवाज में। रमेश वर्लियानी जी, पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि ठीक एक साल पीछे हम चलते हैं। अगस्त का महीना था और सरकार ने 1,000 करोड़ आरबीआई से कर्ज लेने की तैयारी कर ली थी धान खरीदी के लिए, और इसके लिए बताया जा रहा था कि सरकार ने इस कर्ज के लिए अपना सरकारी बॉन्ड बेचा है। तो एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी है, अब क्या बेचने की तैयारी है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि धान खरीदी योजना जो है समर्थन मूल्य पर, इसमें हर सरकार रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है, और जब धान का चावल बनाकर हम लोग एफसीआई को देते हैं और एफसीआई के पैसे आने के बाद उस कर्जे का निपटारा हो जाता है। ये शुरू से परंपरा रही है, कोई नई बात तो है ही नहीं। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल राज किए हैं, 15 साल में भी समर्थन खरीदी के लिए रिजर्व बैंक से कर्जा लेते ही थे। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोई नई बात नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन आज मेरा एक सवाल थोड़ा सा अलग है वर्लियानी जी, क्योंकि आपने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया, मैंने भी अपने पहले ही शब्द में कह दिया कि ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन रमन सरकार अपने पूरे कार्यकाल में 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी, लेकिन नए कर्ज के साथ अब ये आंकड़ा प्रदेश पर 80,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। आपकी बात सही है, लेकिन आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि जैसे ही धान खरीदी हम कर लेंगे, चावल बनाकर एफसीआई को दे देंगे, और जैसे ही एफसीआई से पेमेंट मिलेगा वो कर्ज का भुगतान कर दिया जाएगा, वो तो उतना कर्ज माइनस हो जाएगा ना। ये एक सर्किल है, ये चक्र चलते रहता है। कर्ज लेंगे, कल पैसा मिल जाएगा, कर्ज का भुगतान हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश में
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करना ही आवश्यक है। हाँ। उसके लिए कर्ज क्या किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आएंगे। ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन क्या आप जो कर्ज लेते हैं और आपका कहना है कि ये सतत प्रक्रिया है, जैसे ही हम चावल बनाकर बेचेंगे एफसीआई को तो सारा कर्ज जो है हमें वापस आ जाएगा, फिर हम भर देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर एक अमाउंट आप इसी से भर देंगे? क्या इससे जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा आने वाले वक्त में प्रदेश की? देखिए, हम प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है ये। हम मोबाइल खरीदी कर रहे हैं जिसमें कोई रिटर्न नहीं था। हम तो ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हैं कि यदि किसानों की आमदनी बढ़ती है, कृषि व्यवस्था मजबूत होती है, तो उसका असर व्यापार और उद्योग पर पड़ता है, और व्यापार उद्योग बढ़ेगा तो हमको टैक्स मिलेगा, और टैक्स राजस्व मिलेगा तो हमारे योजनाएं आगे बढ़ेंगी। तो ये एक सर्किल है, उस सर्किल में हम काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्टिव कर्जा है, इसको उस रूप में देखिए। ठीक है, नहीं, मैं हर रूप में देख रहा हूं सर, क्योंकि मुझे हर एक एंगल से, सभी एंगल पर जवाब भी आपका चाहिए, और इसलिए मैं सवाल भी कर रहा हूं। अब मैं श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। आप कोई भी सवाल पूछें उससे पहले मैं ये भी याद दिला दूं कि आपकी सरकार ने 2018 में, एक साल और पीछे चलते हैं हम, 2018 में किस तरह कर्ज लिया ये सभी जानते हैं, और ये उस दौरान कर्ज लिया गया था जब बजट पास हुए कुछ महीने ही हुए थे, तो आप भी उस दौरान कर्ज ले रहे थे। अंतर क्या है अब सरकार में? नहीं, देखिए, मैं अभी श्री वरल्यानी जी की सारी बातों को सुन रहा था, और वरल्यानी जी ने जिस प्रकार से बताया कि हम किसानों के लिए कर्ज ले रहे हैं, और डॉक्टर रमन सिंह सरकार भी कर्ज ले रही थी। निश्चित रूप से हमने कर्ज लिया। 15 साल में कितना कर्ज लिया? जब हमने सरकार छोड़ी 2018 में, तो इस प्रदेश पे 40,000 करोड़ का कर्ज था, और उसके पहले 3 साल कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ कर्ज लिया होगा। मान लो 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने खर्च किया, कर्ज लिया, तो 35,000 में 35,000 करोड़ के बदले छत्तीसगढ़ में अर्थ के शासन जो हमने, अर्थ की व्यवस्था जो हमने की, जो बजट को हम लोगों ने जिस ढंग से मैनेज किया, और पूरे प्रदेश में जो विकास का जाल फैलाया, जो 4 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन की सड़कें, 6 लाइन की सड़कें जो हम लोगों ने बनाई, पुल पुलिया जितने निर्माण किए, बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया, किसानों का धान खरीदना चालू किया हम ही ने। ये तो 5 क्विंटल धान खरीदते थे जब इनकी सरकार थी, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 3 साल तक। 15 साल में किसानों का पूरा धान खरीदने का काम हम ही ने किया। 2013 से 18 तक हमने 15 क्विंटल धान खरीदा, और आप भी 15 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। आपसे भी, बल्कि हमारे समय में 35-40 लाख टन मैट्रिक टन चावल खरीदा जाता था केंद्र सरकार के द्वारा। अभी तो 60 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने की बात मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से की है। अब 60 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदेंगे, मतलब ये 80-90 लाख मैट्रिक टन अगर धान खरीदेंगे, तब जाके 60 लाख मैट्रिक टन चावल बनेगा। सारा का सारा तो केंद्र खरीद लेगा इनसे, तो इनके ऊपर आर्थिक बोझ कहाँ है? 20,000 करोड़ रुपया अभी तक इन्होंने कर्ज लिया है। 20,000 करोड़ लेने जा रहे हैं। 2 साल में 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज इन्होंने अगर छत्तीसगढ़ सरकार पे लाद दिया। हाँ। ये 2-3 बात रट ली है, मोबाइल की बात, सुनिए तो 1100। सुंदरानी जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपने भी कर्ज लिया और आपने सड़क बनाई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, आपने मोबाइल भी बांटा, कोई गलत बात नहीं, आपने बांटा था, आपने चरण पादुका भी बांटी, कोई उसमें गलत बात नहीं, आपने योजना शुरू की। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आपने जब कर्ज छोड़ा था तो उस दौरान सरकार की आय कितनी हो रही थी? देखिए, अगर रमन सिंह जी की सरकार ने जब सत्ता छोड़ी तो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट था। जब हमने सरकार संभाली थी 4,500-6 हजार करोड़ रुपए का बजट था जोगी जी की सरकार में। 6,000 से 1 लाख करोड़ की दौड़ तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने लगाई थी ना, और उसके बदले में पूरे 15 साल में 40,000 करोड़ कर्ज था छत्तीसगढ़ पर। मैं वही पूछ रहा हूं, मैं इसी सवाल पर वरल्यानी जी का एक कॉमेंट चाहता हूं। वरल्यानी जी, मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं क्योंकि सुंदरानी जी कह रहे हैं कि हमने प्रदेश को आगे बढ़ाया, और जब हम यहां से जनता ने हमें हटा दिया तो हम 41,000 करोड़ रुपए छोड़ के गए। लेकिन ऐसा क्या हो गया 1.5 साल से ज्यादा के वक्त में कि ये कर्ज जस्ट डबल हो गया?
मैं ये बता दूं कि सुंदरानी जी गलत आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। वो रमन सिंह जी ने 1 लाख करोड़ तक बजट नहीं पहुंचाया। पहले क्या होता था, जो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का पैसा अलग अलग मद में आता था। बाद में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो केंद्रीय अलग अलग मदों का पैसा मिलता है उसको संवेद कर दिया, तो हमारा बजट में शामिल हो गया। कुछ परसेंटेज 40% फिक्स करके दे दिया हमको पैसा, तो उसके कारण वो बजट में हमारा समाहित हो गया। उसको लेके बोलते हैं 1 लाख करोड़ का बजट हुआ, ऐसा नहीं है 1 लाख करोड़ का हो गया। वो बजट अगर नहीं भी हुआ हो, मैं आपकी बात मान लूं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं क्योंकि सर हम लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का कर्ज देते हैं। 360 करोड़ रुपए का हम ब्याज देते हैं कर्ज पर, 360 करोड़ रुपए का ब्याज। आप समझ रहे हैं कितना और बढ़ जाएगा इसके बाद? आपकी बात सही है कि यदि हम ब्याज दे रहे हैं तो हमारा रिटर्न्स भी तो उतना ज्यादा है। आज हिंदुस्तान के सभी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इस बात को देखिए ना। तो फिर भी कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, कर्ज तो इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारा अधिकार का पैसा है, जैसे जीएसटी का पैसा है, हाँ, केंद्र सरकार की गारंटी थी कि हम जीएसटी लागू करेंगे तो जो आर्थिक क्षतिपूर्ति होगी वो हम देंगे। लेकिन ये आश्चर्य हो रहा है पहली बार कि केंद्र सरकार बोल रही है कि हम जीएसटी का पैसा नहीं दे सकते, आप कर्ज ले लो, बाद में हम उसका हिसाब कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस पर एक सवाल सुंदरानी जी आपसे करना चाहता हूं। पहले तो आप ही के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहती हैं कि कर्ज ले ले राज्य सरकार, कोई भी काम हो, और अगर वो कर्ज लेते तो आप बोलते कि इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। विरोधाभास है वर्ल्यानी जी की भाषा में। और जीएसटी काउंसिल में जब ये बैठते हैं वहां कोई चर्चा नहीं करते। छत्तीसगढ़ में जब बात आते हैं तब छत्तीसगढ़ में ये बात को जीएसटी की बात को उठाते हैं। जीएसटी का पैसा नहीं मिला या अन्य राज्यों के साथ अलग व्यवहार हो रहा हो, छत्तीसगढ़ के साथ अलग व्यवहार हो रहा हो, निश्चित रूप से कोरोना महामारी के चलते जीएसटी का कलेक्शन पूरे देश का घटा है, सभी राज्यों का घटा है। मैं वर्ल्यानी जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब वर्ल्यानी जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में जीएसटी का कलेक्शन सभी राज्यों से ज्यादा है, तो अपने आप में इनको जो शेयर है वो तो मिलेगा ही। क्षतिपूर्ति के मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते जो 6 महीने में जो कोविड-19 के चलते जो नुकसान हुआ है उसको फिलहाल इसको कर्ज लेने की स्थिति आवे तो लेना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है और इनकी जो आवक बहुत अच्छी है, चाहे वो जीएसटी से हो या अन्य संसाधनों से इनके पास पैसा अच्छी तादाद में आ रहा, तो फिर कर्ज क्यों ले रहे हैं? ये कर्ज लेके गोबर खरीद रहे हैं। वो तो मैंने पूछ लिया ना उनसे कि कर्ज क्यों ले रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो सतत प्रक्रिया है। लेकिन मैं फिर पूछता हूं वर्ल्यानी जी, सतत प्रक्रिया में तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो काम किया 15 साल में 35,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज नहीं होने दिया छत्तीसगढ़ पे। 41,000 करोड़ है तो पिछले 3 जो 2000 से 2000। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं वर्ल्यानी जी से। वर्ल्यानी जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं क्योंकि एक एक करके बोलेंगे तो ठीक तरह से आवाज आएगी। वर्ल्यानी जी अब कहिए आप अपनी बात। देखिए, मेरा ये कहना है कि सुंदरानी जी को जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दूं। जीएसटी काउंसिल में छत्तीसगढ़ के जो हमारे वाणिज्य कर मंत्री हैं टीएस सिंहदेव साहब, वो पूरी मुखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं और उन्हीं की अगुवाई में सारे जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने तय किया कि केंद्र सरकार को मजबूर करें कि जो जीएसटी का पैसा हमारा है उसको तो दीजिए, इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी। और जो सुंदरानी जी बोल रहे हैं, वर्ल्यानी जी ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार इस पैसे को कभी नहीं देगी। पूरी बात कर दूं, ऐसा है क्या? मैं पूरी बात कर लूं। हाँ। सीएजी ने अभी रिपोर्ट दी है कि 47,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी के क्षतिपूर्ति के शेष का पैसा था, वो केंद्र सरकार ने उस शेष के पैसे का दूसरी मदों में उपयोग कर लिया और वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। यानी ये दोहरा मानदंड और इस तरह की गलत बातें करना, मैं सोचता हूं कि ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल आपकी सारी बात से मैं सहमत हूं थोड़ी देर के लिए। आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर जीएसटी का पैसा आपको केंद्र सरकार देती तो क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ये कर्ज नहीं लेती? देखिए, उसमें कर्ज की अनुपात में कमी आ जाती ना, उतनी तो स्वाभाविक कमी आ जाती। ठीक है, मैं इस पर एक जवाब लेना। सुंदरानी जी देखिए, ये बात बड़ी अहम कह रहे हैं वर्ल्यानी जी। में 500-700 करोड़ रुपए बकाया है, कर्ज तो 20,000 करोड़ ले रहे हैं।
और इन्होंने 2 साल में विकास पे कितना खर्च किया है? क्या पीडब्ल्यूडी से बजट बनाया इन्होंने? क्या नगरीय निकाय का बजट बनाया इन्होंने? क्या विकास के लिए पैसे दिए? किसी शहर में कोई 10-20 लाख की सड़क भी कहीं बनाने का काम शुरू किया इन्होंने? 2 साल से तो पौने 2 साल से तो पूरे विकास के काम ठप हो गए। सारा पैसा आप बताएं कि कहां जा रहा है? अगर शराब से पैसा ज्यादा आ रहा है, जीएसटी से पैसा ज्यादा आ रहा है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां बहुत हो रही, बड़े पैमाने में हो रही, ऐसा बोला जा रहा है, तो ये पैसा जा कहां रहा है? बिल्कुल, शराब तो सबसे ज्यादा पिए छत्तीसगढ़ में, अरबों रुपए की शराब पिए लोगों ने, वो भी लॉकडाउन में। कई दिनों तक तो दुकानें भी बंद रही। बरलियानी जी, 500-700 करोड़ अगर आ भी जाते तो ये तो 20,000 करोड़ का कर्ज है। जीएसटी में है कितना बाकी बताएं ना। ये जीएसटी का रोना रोकर सिर्फ केंद्र को बदनाम करने के अलावा ये क्या काम कर रहे हैं? हाँ सुंदरानी जी, आपको बता दूं कि हर सरकार का जो बजट होता है उसमें सिंचाई के लिए, सड़क के लिए, विकास कार्यों के लिए बजट का अलॉटमेंट होता है और उस अलॉटमेंट के हिसाब से विकास पे खर्च होता है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि खर्च नहीं होगा? हर विभाग बताइए ना कितने की सड़कें बनाई आपने, आप बताइए। दूसरी बात वरल्यानी जी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं, आप अधिवक्ता हैं, मैं व्यापारी हूं, आप ये बताइए जी अप्रैल में अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है तो उसकी जीएसटी कब पटाता है और सरकार के पास जीएसटी खाते में कब जमा होता है और फिर केंद्र डिस्ट्रीब्यूशन कब करता है? वही तो पैसा बचा हुआ है। एक सेकंड सुन लीजिए सुंदरानी जी। हाँ तो सुन लीजिए इसका जवाब भी। जीएसटी काउंसिल में यह फैसला हुआ है कि जिस महीने पैसा जमा होता है उसके नेक्स्ट मंथ में उस पैसे को राज्य को दे दिया जाएगा। 2 महीने से ज्यादा अंतराल मैं सहमत हूँ। हाँ, ये नियम है। आपने तो हमको लेकिन मैंने आपसे ये पूछा, अप्रैल का पैसा, अप्रैल में जो व्यापारी ने व्यापार किया वो पैसा कब पटाता है व्यापारी सरकार के खजाने में? हाँ, मैं आपको बता देता हूं, अप्रैल का पैसा पड़ जाता है 20 तारीख के अंदर अगले महीने की। मैं इन सबसे तर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं इन सबसे तर सवाल पूछना चाह रहा हूँ और इस सवाल यही है कि कर्ज से ही काम होंगे क्या कर्ज ही लिया जाएगा बार बार? देखिए प्रदेश की, नहीं आ रहा है वरल्यानी जी थोड़ा समय कम है, बात इतनी सी है कि अगर बार बार सरकार कर्ज लेगी तो ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या कर्ज से ही काम होगा, क्योंकि इसका खामियाजा आने वाले वक्त में जनता को भुगतना पड़ता है, जनता पर बोझ ज्यादा पड़ सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जिस धान खरीदी के लिए कर्ज ले रही है, सरकार का दावा है कि वो आने वाले समय में इस कर्ज को वापस लौटा देगी और प्रदेश को कर्ज के बोझ तले नहीं दबने देगी।